हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास में आज पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद की शुरुआत करेंगे आज हम लोग, और कुल मिलाकर आज हम आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक बताएंगे, आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। तो अभी तक आपने यूट्यूब में कहीं भी इस तरह से अनुच्छेद नहीं पढ़े होंगे जिस तरह से आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके समझ हम आज लेकर आए हैं। तो हम सिर्फ आपको बताएंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक की कहानी क्या है, और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रोविजन है, प्रावधान है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि हमारा जो अनुच्छेद चालू होता है वो एक में बताया जाता है। ये भाग आपने सुना होगा कि हमारे पास जो भाग है वो कितने हैं, 22 भाग। 22 भाग में जो हम भाग 1 पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी, भाग 1 पढ़ते हैं तो उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही अनुच्छेद हमें एक भी बताता है कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, ये हमें भाग बताता है। उस भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेदों की जो श्रेणी रखी गई है वो इस प्रकार रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 में हम क्या क्या दर्शाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में कहीं संघ शब्द का प्रयोग नहीं है। भारत एक राज्यों का संघ है, ये शब्द वर्णन किया गया है। और ये शब्द का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 1 में किया गया है, कभी पार्ट करके नहीं पूछता। ठीक है, तो हम अनुच्छेद 1 के जो फर्स्ट पार्ट पे पढ़ना चाहते हैं, जो भारत के राज्यों के मतलब भारत राज्यों का एक संघ है, जो फर्स्ट में बताता है, अनुच्छेद 1 के फर्स्ट में बताता है। सेकंड में क्या बताता है कि राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब एक भारत का कोई अपना राज्य है और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सबको दर्शाया गया सेकंड में। वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या गया कहा गया है कि राज्य क्षेत्र में सम्मिलित क्या क्या चीजें होंगे। कहा गया है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होंगे। तो राज्यों के अपने राज्य क्षेत्र समाहित होंगे, संघ राज्य क्षेत्र समाहित होंगे, और ऐसे अन्य राज्य भी समाहित होंगे जिसे अर्जित करके लाया गया हो, या बाहरी क्षेत्र हमारे भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं युद्ध के दौरान जीतने के बाद उसको भारत संघ में शामिल किया गया हो, वो सभी प्रावधान आपके थर्ड में बताया गया है। चलो, इतनी बात तो आपको कंफर्मेशन हो गई होगी। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, वो 2 और 3 और 1 भी था। तो 1 में सिर्फ केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ जो है, भारत एक राज्यों का संघ है, तो वो अनुच्छेद 1 में ही यही प्रावधान आपसे पूछा जाता है। आपको बता दें कि संसद संसद को ये पूरी पावर दी गई है अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में। संसद को ये दिया गया है कि भारत के बाहर के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। मतलब भारतीय संघ मतलब भारत एक संघ है, मतलब राज्यों का अपना एक संघ है। इसलिए भारतीय संघ में यदि कोई बाहरी क्षेत्र भारत के आसपास जो क्षेत्र हैं उनको अर्जित करके भारत में जब प्रवेश किया जाता है तो उसे कहा जाता है भारतीय संघ में प्रवेश किया जाए, और तब एक नए राज्य या नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए। तो इसका अधिकार जो है वो आर्टिकल 2 में है, अनुच्छेद 2 में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहेगा। हम एक चीज आपको बताते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एक संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975। इसी के तहत आपको पता है सिक्किम जो था, एक सिक्किम स्टेट से आपको पता होना चाहिए, सिक्किम राज्य को जो है कौन सा राज्य घोषित किया गया था, जल्दी से बताइए। 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये संविधान संशोधन के तहत हम किसी भी क्षेत्र को एक भारत के राज्य संघ में शामिल कर लिया और फिर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। तो ये 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में, वो चीज इसमें प्रयोग की गई थी। तो ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद में संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण करे। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण मतलब जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण करे, महाराष्ट्र का निर्माण करे, गुजरात का निर्माण करे, नए राज्यों का निर्माण करे, जैसे तेलंगाना राज्य का निर्माण करे। ठीक है, और उनके नाम में भी परिवर्तन करे। तो वो सारी चीजों का जो बदलाव है वो किसमें है, अनुच्छेद 3 में। हम सबसे पहले ये बात करते हैं राज्यों के निर्माण में।
तो आपको पता है कि क्या कर सकता है, क्षेत्रों को घटा सकता है, क्षेत्रों को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है, और विलय भी कर सकता है, विलय करके एक नए नए क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, नए क्षेत्र का निर्माण कर सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नामों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो ये सारी चीजों का जो प्रावधान है वो है। जैसे आपने देखा होगा कि मद्रास का नाम बदलकर इस समय चेन्नई हो गया, है ना। पहले आपका क्या था, ओडिशा था, उड़ीसा हो गया। तो सारी चीजें देखो, इनके नामों में परिवर्तन हो रहा है। तो नामों में परिवर्तन, यही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अनुच्छेद 2 का ही प्रयोग करके हम चीजें सेट करेंगे। तो ये तो बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। या किसी भी राज्य क्षेत्र या कोई क्षेत्र आ रहा हो तो किसी राज्य के साथ विलय कर लिया जाए, ठीक है, उसका एक नया राज्य क्षेत्र उसके साथ मतलब दूसरा स्टेट्स कोई है, मान लेते हैं दूसरा स्टेट्स है कोई। अब दूसरे स्टेट्स को क्या, हमने दूसरे स्टेट का कोई भाग है उसको हम उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिए, महाराष्ट्र में शामिल कर लिए। तो क्षेत्रों को विलय करके भी एक जो है क्षेत्र का जो विस्तार है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि अपना क्षेत्र पाकिस्तान को भी दे दे, तो ये भी आर्टिकल 3 का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। मेरा मानना यह है कि पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे अनुच्छेद 3। अब हम अनुच्छेद अगर 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 कह रहा है कि संसद को एक शक्ति दी गई है, अनुच्छेद और 2 और 3 में क्या वो बदलाव कर सकता है। बदलाव में क्या है कि वो नए राज्य के निर्माण और सीमा एवं नामों में परिवर्तन करती है। आपको पता है, क्षेत्र को घटा सकती है, क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी दूसरे क्षेत्र राज्य के क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य में मिला सकती है ना। तो वो सब के लिए 368 आपने सुना होगा, संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी एक संविधान संशोधन पढ़ा होगा 368। 368 में क्या होता है कि एक राज्यों संसद का क्या कहते हैं, सॉरी, एक में क्या होता है कि हम विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसर समर्थन लेते हैं। और एक आपने सुना होगा कि विशेष बहुमत, है ना, संसद की विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है। दो तरीके वो हो गए। एक सुना होगा साधारण, तो जो साधारण बहुमत होता है उसमें 368 का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे तीन संशोधन है, तीन संशोधन में एक साधारण बहुमत है जिसमें 368 का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसे चीजें करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन जो है संसद कर सकती है, 2 और 3 में जो बदलाव होते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये बात आपने पूरी तरीके से अच्छे से चीज क्लियर कर ली होगी कि जब हम किसी नामों में परिवर्तन, राज्य के निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके विलय से संबंधित मामले, जो भी कुछ प्रावधान है वो सारे साधारण बहुमत के तहत संसद पास करके उसे निर्णय लेती है। तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया होगा कि आप जो भी आज 1 से 4 तक अनुच्छेद पढ़े हैं वो सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे करके अनुच्छेद पढ़ते हैं तो कभी आपको भूलेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वन लाइनर फैक्चुअल जानकारी करके एक चीज सेट कर लेते दिमाग में तो वो चीज बार बार भूलती है। और जो एक बार एक्सप्लेनेशन करके चीजें, ठीक है ना, पूरा उसको हम विस्तारित करके चीजें पढ़ लेते हैं, किसी भी बात को अच्छे से समझ लेते हैं, तो वो 100% आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है और कभी भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो सकते। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी? दी वीडियो अच्छी लगी हो आप आज की क्लास तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करते रहें, जिससे मोटिवेशन हमारा और अच्छे से बढ़ता रहे, नए नए कंटेंट पर हम वीडियो बनाते रहें और आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो इसी तरह मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और इसी अनुच्छेद को आगे बढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।